नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। आज आप सुनेंगे साहित्य अकादमी से पुरस्कृत मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण द्वारा लिखा गया उपन्यास स्वामी और उसके दोस्त का 12वां अध्याय, टूटे शीशे। 15 अगस्त 1930 के दिन मालगुडी के लगभग 2000 नागरिक बंबई के सुप्रसिद्ध राजनेता गौरीशंकर की गिरफ्तारी के विरुद्ध सार्वजनिक प्रदर्शन करने के लिए सरयू नदी के दाहिनी तट पर एकत्र हुए। खद्दर के कपड़े पहने एक तेज तर्रार आदमी लकड़ी से बने मंच पर खड़ा होकर भाषण दे रहा था। चारों दिशाओं में गूंजती जोरदार आवाज में पहले उसने गौरीशंकर जी के राजनीतिक जीवन और उपलब्धियों के बारे में बताया, फिर सामान्य बातों पर उतर आया और चीख चीख कर कहने लगा, दोस्तों, आज हम गुलाम हैं। ऐसी गुलामी हमने आज से पहले कभी नहीं की। हमें अपनी परंपरा को नहीं भूलना चाहिए। हम रामायण और महाभारत के अपने गौरवशाली इतिहास को क्यों भूल गए हैं? ये वो देश है जिसने दुनिया को कालिदास दिया, गौतम बुद्ध और शंकराचार्य दिए। जिस समय अंग्रेज कच्चा मांस खाते और जंगलों में घूमते थे, नंगे घूमते थे। जी हाँ, उस समय हमारे जहाज समुद्रों में व्यापार करते थे और हमारी सभ्यता बहुत ऊंचाइयों को छू चुकी थी। और अब हमारी दशा क्या है? इसके बाद वो क्षण भर के लिए रुका और जोश में भरकर ये जाने बिना कि जो वो कह रहा है उसका अर्थ क्या है, बोला, आज हम गुलामों के भी गुलाम हैं। स्वामीनाथन के लिए और मणि के लिए भी भाषण का यह हिस्सा समझ से परे था, लेकिन 5 मिनट बाद वक्ता ने जो कहा वो बहुत व्यवहारिक था। आप जरा सोच कर देखिए, हम 33.5 करोड़ लोग हैं और हमारा देश रूस को निकाल दें तो बाकी यूरोप के बराबर है। इंग्लैंड हमारी मद्रास प्रेसिडेंसी जितना बड़ा भी नहीं है, जो हमारे यहां से हजारों मील दूर है और जहां मुट्ठी भर गुंडे बदमाश बसते हैं। फिर भी हम उन थोड़े से अंग्रेजों के सामने सिर झुकाते हैं। हम क्यों? और ये दोष हमारा नहीं है, गरीब और दुर्बल हो गए हैं। बात यह है दोस्तों कि अंग्रेज नौकरशाही ने हमें दबाकर और भूखा रखकर ऐसा बना दिया है। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। अगर सब भारतीय इंग्लैंड पर थूक दें और उसी के सालाब में इंग्लैंड डूब जाएगा। गांधी जी की जय। वक्ता की यह बात सुनकर स्वामीनाथन को जोश आया और उसके मुंह से अपने आप फूट पड़ा। मणि ने इस पर उसे कोहनी मारी और बोला, बेवकूफ, तुम चुप नहीं रह सकते? स्वामीनाथन ने पूछा, क्या यह सच है? क्या सच है? कि हम थूक कर यूरोप को डुबा सकते हैं? हो सकता है, नहीं तो नेताजी ये बात कहते ही क्यों? तो हमें ये कर डालना चाहिए, कितना आसान है। मणि ने कहा, यूरोप वाले हमें शूट कर देंगे, उनके दिल नहीं होता। स्वामीनाथन को यह जवाब संतोषजनक लगा और वो एक आध सवाल और भी पूछना चाहता था, लेकिन 2-3 पड़ोस में बैठे लोगों ने उसे घूर कर देखा तो उसे चुप हो जाना पड़ा। इसके बाद सारे दिन स्वामीनाथन के दिमाग में वक्ता की बातें घूमती रहीं और मणि की दशा भी ऐसी ही थी। देश के किसानों की दशा का जब उसने वर्णन किया तो वे रोने लगे। उन्होंने तय किया कि विदेशी कपड़ों, विशेष रूप से लंकाशायर और मैनचेस्टर में बने कपड़ों का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि वहां के मिल मालिकों ने ढाका की मलमल बुनने वालों के अंगूठे काट डाले थे। उन दिनों ढाका की मलमल सारी दुनिया में मशहूर थी, और ये मलमल भी कैसी थी, 40 गज लंबा थान तह करके एक सुंघनी की डिब्बे में रख दिया जाता था। जिन लोगों ने इन कारीगरों के अंगूठे काटे, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। इसका बदला लेने के लिए स्वामीनाथन अब केवल हाथ से कटी बुनी मोटी खद्दर ही पहनेगा। उसने अपने पहने हुए कपड़ों को सख्त नफरत से देखा। मणि, उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम जानते हो मैं कौन से कपड़े पहने हूं? मणि ने ध्यान से स्वामीनाथन के कोट की जांच की और जवाब दिया, ये लंकाशायर का है। ये तुम्हें कैसे पता चला? जवाब में मणि ने उसे जोर से घूरा। और तुम क्या पहनते हो? स्वामीनाथन ने फिर सवाल किया। ये खद्दर है और क्या? तुम्हारा ख्याल है कि मैं लंकाशायर के शैतानों को एक पैसा भी दूंगा? हरगिज नहीं, उन्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। उसके जवाब पर स्वामीनाथन को कुछ संदेह हुआ, लेकिन इस वक्त उसने चुप रहना ही ठीक समझा। वो सोचने लगा कि इन कपड़ों के बजाय, जिन्हें लंकाशायर के कपड़े कहा जा रहा है, वो नंगा ही मीटिंग में आता। भीड़ ने तभी जोरदार नारा लगाया, भारत माता की जय। इसके बाद नारे लगने लगे, महात्मा गांधी की जय। फिर एक दर्द भरा राष्ट्रीय गीत गाया गया। अंत में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। तब तक अंधेरा हो चुका था, लेकिन कपड़ों की आग की लाल लपटें उठने लगी।
गांधी टोपियां लगाए 2-3 लड़के लोगों के पास जा जाकर उनसे अपने विदेशी कपड़े जलाने को कह रहे थे। कोट और टोपियां और दूसरे कपड़े हवा में उड़ते हुए आते और आग में गिरकर धू धू कर जलने लगते। लपटें आसमान में उठती, उनसे चटकने की आवाजें निकलती, फिर धुआं और जलने की गंध चारों ओर फैलने लगती। लाल लाल इस वातावरण में चलते फिरते लोग परछाइयों की तरह तैरते नजर आते। ये दृश्य देखकर स्वामीनाथन के बदन में खुशी की कपकपी दौड़ने लगी। किसी ने उससे पूछा, यंग मैन, तुम अपने देश को गुलाम बनाए रखना चाहते हो? उसका जवाब था, हरगिज नहीं, लेकिन टोपी तो तुम विदेशी पहने हो। ये सुनकर वो शर्म से पानी पानी हो उठा। अरे, मुझे पता नहीं था। ये कहकर उसने सिर से टोपी उतार कर ये सोचते हुए आग में फेंक दी कि वो देश की रक्षा कर रहा है। दूसरे दिन सवेरे स्वामीनाथन जब अपने बिस्तर पर लेटा खिड़की से आकर उसके सामने जमीन पर पड़ रही सूरज की पतली सी किरण को देख रहा था, उसके मन में, जो अभी पूरी तरह चेतन भी नहीं हुआ था, एक हल्की सी चिंता जगी। क्या थी चिंता? उसने अपने आप से सवाल किया। स्कूल से संबंधित कोई बात होगी ये? होमवर्क करना था? नहीं, कर लिया था। उसकी सब कॉपियां ठीक ठीक थीं। तो फिर ड्रेस की कोई बात होगी। होली, कपड़ों की होली। हाँ, उसे याद आया कि पिछली शाम देशभक्ति के उत्साह में उसने अपनी टोपी आग में फेंक दी थी और ये बात पिताजी को पता नहीं थी। आज वो स्कूल क्या पहनकर जाएगा? पिताजी को ये बात बताकर नई टोपी खरीदने के लिए कहना उचित नहीं था, लेकिन बिना टोपी वो स्कूल भी तो नहीं जा सकता था। ये समस्या भाग्य के ऊपर छोड़कर वो सिर्फ कोट पहनकर स्कूल के लिए चला और सचमुच भाग्य उस पर मेहरबान लग रहा था। उसे इस बात में सचमुच भगवान का हाथ महसूस हुआ कि जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि फाटक के सामने लड़कों की भीड़ जमा हो रही है। स्वामीनाथन चुपचाप भीड़ से गुजरता हुआ फाटक के पास पहुंच गया। तीसरे दर्जे के एक विद्यार्थी ने, जिसे वो जानता तक नहीं था, उसे रोककर पूछा, कहां जा रहे हो तुम? स्वामीनाथन एक क्षण के लिए हिचकिचाया और सोचने लगा कि इस सवाल में कोई पेंच तो नहीं है, इसलिए उसने कहा, क्यों? अच्छा, हाँ, आज स्कूल नहीं लगेगा। लड़के ने जोर देकर कहा, भारत माता के लिए एक महान सपूत को जेल भेज दिया गया है। ठीक है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्वामीनाथन ने तुरंत जवाब दिया और सोचा कि इससे उसकी टोपी की समस्या हल हो जाएगी। हेडमास्टर और सारे अध्यापक स्कूल के सामने वाले बरामदे में इकट्ठे होकर खड़े थे। हेडमास्टर के चेहरे पर चिंता झलक रही थी। एबेंजर अपना बेंत हिलाता हुआ इधर उधर टहल रहा था। पहली दफा लड़कों ने इतिहास के अध्यापक डी पिल्ले को गंभीर मुद्रा में देखा, जो उत्तेजना में अपनी अधकटी मूंछों पर हाथ फेर रहा था। भीड़ बढ़ती जा रही थी और शोर मचने लगा था और स्कूल खाली पड़ा था। 10 बजने से 5 मिनट पहले पहली घंटी बजी, लेकिन फाटक के बिल्कुल सामने खड़े कुछ लोगों के अलावा वो किसी को सुनाई नहीं दी। अध्यापकों और हेडमास्टर के बीच बातचीत चल रही थी। हेडमास्टर ने जब अपनी घड़ी जेब से निकाली तब उनका हाथ कांप रहा था और उन्होंने दूसरी घंटी बजाने का आदेश दिया। घंटी बजी, लेकिन हमेशा की तरह उसकी आवाज जोरदार नहीं थी। वो कांप सी रही थी और हल्की भी थी। इसके बाद हेडमास्टर और उनके पीछे अध्यापक फाटक की तरफ आए। उन्हें सामने देखकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। हेडमास्टर ने लड़कों से कहा कि वे सही व्यवहार करें और क्लासों में चले जाएं, लेकिन लड़के चुप खड़े थे। पिल्ले सहित अध्यापकों ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद ये चेतावनी देकर कि सख्त सजा दी जाएगी, हेडमास्टर भीतर चले गए। उनके वहां से हटते ही नारे गूंजने लगे, भारत माता की जय, गांधी जी की जय, गौरी शंकर की जय। अब भीड़ में स्कूल के लड़कों के अलावा और लोग भी जुटने लगे। नारे लग रहे थे और उनमें बड़ों की भी आवाज सुनाई देने लगी, गांधी जी की जय। भीड़ में से 5-6 लोग लीडर बनकर सामने आए और घूम घूम कर सबको बताने लगे, आज हड़ताल है, आज शोक मनाने का दिन है, सबको पूरी तरह और शांति से शोक मनाना चाहिए। इस भीड़ में स्वामीनाथन एक तिनके की तरह था जिसे कोई नहीं देख रहा था। ऐसा ही एक और तिनका अपने सामने पत्थर के टुकड़े जमा कर रहा था और स्कूल की इमारत में सामने दरवाजों पर बड़े अचूक ढंग से निशाने साध रहा था। स्वामीनाथन भी उसी की तरह करने को उतावला हो उठा। उसने भी पत्थर इकट्ठे किए और देखने लगा कि कितने दरवाजे और खिड़कियां बची हैं जिन पर पत्थर नहीं फेंके गए हैं। यह देखकर कि 70% का काम तमाम किया जा चुका है, वो निराश हो गया। फिर उसे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि हेडमास्टर के दफ्तर की खिड़कियां, जिनमें चौखूंटे बहुत से रंगीन शीशे लगे हैं, अभी तक ज्यों की त्यों हैं। उसने एक पत्थर उठाकर उस दिशा में फेंका और इंतजार करने लगा कि कब ये शीशों से टकराकर उन्हें चकनाचूर करता है। और 1 सेकंड के बाद शीशे टूट टूट कर चट चट की आवाज करते जमीन पर गिरने लगे।
ये देखकर वो जोश से भर उठा। तभी एक छोटा सा आदमी दौड़कर आया और भीड़ को बताने लगा, बोर्ड हाई स्कूल में पढ़ाई चल रही है। ये खतरनाक खबर सुनते ही भीड़ में जबरदस्त हलचल मच गई। सब लोग नारे लगाते बोर्ड स्कूल की तरफ चलने लगे, जो मार्केट रोड के आखिर में था। जब वे स्कूल पहुंचे तो नए बने नेता सामने आए और हाथ उठाकर कहने लगे कि भीड़ बाहर ही रहे और शांति बनाए रखे। ये कहकर वे खुद स्कूल में घुस गए, लेकिन 15 मिनट में 2-2 और 3-3 करके पूरी भीड़ स्कूल के हॉल में पहुंच गई। भीड़ का एक नुमाइंदा हेडमास्टर से कहने लगा, सर, हम यहां फसाद करने नहीं आए हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप छुट्टी कर दें। ये बहुत जरूरी है। हमारा नेता जेल में है। हमारी मातृभूमि पर संकट आ पड़ा है। हेडमास्टर, जो काफी तेज और उल्लू जैसा लग रहा था, चीख कर बोला, तुम किसकी इजाजत से यहां घुस आए हो? बाहर निकलो, नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। ये सुनते ही लोग चिल्लाने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे, नारे लगने लगे। इसके बाद मेजें और बेंचें गिराई और तोड़ी जाने लगी। खिड़कियों पर पत्थर बरसने लगे। बोर्ड स्कूल के ज्यादातर बच्चे भीड़ में शामिल हो गए। कुछ जरूर अलग खड़े थे। पहले तो उन्हें शांति से कहा गया कि वे शामिल हो जाएं, लेकिन उनके ऐसा न करने पर उन्हें घसीट घसीट कर ले आया गया। इस सब कार्यवाही में स्वामीनाथन का योगदान मामूली नहीं था। हेडमास्टर के ये कहने पर कि वो पुलिस को बुला लेगा, ये नारा उसने ही लगाया था, भले ही शोर के कारण किसी को सुनाई न दिया हो। हम पुलिस पर थूकेंगे। दरअसल पुलिस का नाम सुनते ही उसका खून खौलने लगा था। कितनी बेहुदा और शर्म की बात थी कि पुलिस को बुलाएंगे, जो लंकाशायर के अंगूठे काटने वालों के एजेंट थे। और जब तोड़फोड़ शुरू हुई, स्कूल की मेज कुर्सियों को बर्बाद करने वालों में वो किसी से पीछे नहीं था। उसे ये देखकर भी बड़ी खुशी हुई थी कि यहाँ के तो सभी दरवाजे और खिड़कियां सही सलामत हैं। खुद अपने स्कूल में ये काम वो पूरी तरह नहीं कर सका था। उसने दौड़ दौड़ कर स्याही की बोतलें इकट्ठी की और ताक ताक कर शीशों में निशाने लगाए। और जब लड़कों को खींच खींच कर बाहर लाया जा रहा था, तब यह काम उसे अपनी क्षमता से बाहर लगा, क्योंकि लड़के उसके ही बराबर और बड़े भी थे। फिर उसे एक नया विचार आया कि क्यों ना भीतर घुसकर छोटी क्लासों के बच्चों को पकड़ा जाए। इनमें उसे कई बहुत छोटे बच्चे मिले, जो डर के मारे एक दूसरे को पकड़े कांपते हुए खड़े थे। स्वामीनाथन ने इन पर बड़े भयंकर ढंग से हमला किया और बच्चे गिरते पड़ते इधर उधर भागे। इनमें से एक जो भाग भी ना पा रहा था, उसके हाथ पड़ गया और उसने उसे पकड़कर उसकी टोपी उतार दी और जमीन पर डालकर उसे पैरों से खूब कुचला। बच्चे को उसने इधर उधर खींचा और मारपीट कर वहीं छोड़ दिया। बोर्ड हाई स्कूल का काम पूरी तरह ठप कर देने के बाद भीड़ जुलूस बनाकर मार्केट रोड पर आगे बढ़ी। वातावरण में नारों और गानों की गूंज उठ रही थी, जो सैकड़ों लोगों द्वारा सैकड़ों आवाजों में गाए जा रहे थे। स्वामीनाथन जुलूस के आखिरी भाग में था और सब अपरिचितों से घिरा वो चलता चला जा रहा था। सूखी धूल धक्कड़ से भरी वृक्षहीन मार्केट रोड पर सूरज की धूप और चमक बरस रही थी। लोगों के चलने से भी जबरदस्त धूल उड़कर सारे वातावरण में फैल गई थी, जो उसे सांस लेने में भी तकलीफ दे रही थी। आमने सामने उसे आगे चल रहे लोगों की पीठ और कंधों और कभी कभी किसी इमारत के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। चिल्लाने से उसका गला सूखने लगा था और अब उसे भूख भी लगने लगी थी। वो सोचने लगा कि जुलूस से निकलकर वो घर वापस क्यों न चला जाए कि तभी जुलूस अचानक जहां था वहीं रुक गया। मिनट भर में पीछे के लोग ये देखने के लिए आगे बढ़ने लगे कि क्या बात हुई। भीड़ अब मार्केट रोड के बीचों बीच मैदान में फव्वारे के सामने खड़ी थी। फव्वारे के दूसरी ओर 50 के लगभग सिपाही लाठियां लिए खड़े थे। उनमें से 1 दर्जन सिपाही जुलूस को रोक रहे थे। एक बड़ा सा आदमी, जिसके हाथ में चाबुक था और कंधे पर रिवॉल्वर लटक रहा था, जुलूस की तरफ बढ़ा। उसकी चमड़े की पट्टियां और पॉलिश से चमकते बूट स्वामीनाथन को बड़ा प्रभावित कर रहे थे। उसने सिर घुमाया तो स्वामीनाथन ने देखा कि ये राजम के पिता थे। उसे डर भी लगा और यह जानकर अफसोस भी हुआ कि वे उसके दोस्त के पिता हैं। अरे, राजम के पिता इन गद्दारों के मुखिया थे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राजम के पिता ने अपनी घड़ी पर नजर जमाते हुए कहा, मैं इस जुलूस को गैर कानूनी घोषित करता हूं। मैं इसे तितर बितर होने के लिए 5 मिनट का समय देता हूं। 5 मिनट तक घड़ी देखने के बाद उन्होंने नजर उठाई और हुक्म दिया, चार्ज। इसके बाद जो भगदड़ मची, उसमें स्वामीनाथन करीब करीब कुचल ही गया और मरने की हालत में पहुंच गया। सिपाही भीड़ में दौड़ दौड़ कर लोगों को मार रहे थे। स्वामीनाथन भागने वालों के एक दल में शामिल हो गया था। सिपाही लाठियां ताने उनके सामने आ गए। स्वामीनाथन चीख कर बोला, मुझे मत मारो, मैं कुछ नहीं जानता। फिर उसने अपने साथ वालों के ऊपर बरसती लाठियों की आवाजें सुनी। एक के माथे से खून बह रहा था। लाठियां फिर बरसी। एक और भागने वाला गिर पड़ा और कराहने लगा।
एक तीसरे आदमी की पीठ पर एक के बाद एक दूसरी लाठी पड़ रही थी। स्वामीनाथन डर से बेहोश होने लगा। वो जितनी तेजी से भाग सकता था भाग रहा था, लेकिन सिपाही उसका पीछा कर रहे थे। एक ने उसके बाल पकड़ लिए और कहा, क्या कर रहे हो यहां? मैं कुछ नहीं जानता साहब, मुझे छोड़ दीजिए। स्वामीनाथन ने विनती की। कुछ नहीं कर रहे थे तुम, शैतान बंदर? भयानक दिख रहे सिपाही ने कहा। सिपाही पास से कितने खतरनाक दिखते हैं। और उसके सिर पर हल्की सी एक लाठी मारकर वो बोला, फौरन दफा हो जाओ वरना। स्वामीनाथन का इरादा था कि पिताजी से इस फसाद की बात ही ना करे, लेकिन जैसे ही वो घर आए उन्होंने मां को बुलाया और शहर में जो कुछ हुआ था उसकी संक्षेप में जानकारी दे दी। वे बड़ी सहानुभूति से सब बातें बता रहे थे। कपड़े बदलने भीतर जाते हुए बोले, डिप्टी सुपरिटेंडेंट तो एकदम कसाई है। स्वामीनाथन भी इससे सहमत था, और जब वो राजम के पिताजी के बारे में, उनके घड़ी देखने, चेतावनी देने और हमले का हुक्म देने के बारे में सोचता तो उसे कंपकपी आ जाती। पिताजी टाई उतारने से पहले ड्रेसिंग रूम से बाहर आए और बताया, 50 लोगों को गहरी चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। 1-2 लोग मर भी गए बताए जाते हैं। फिर स्वामीनाथन की तरफ मुड़कर बोले, स्कूली लड़कों ने बहुत दंगा किया। तुमने क्या किया? आज हड़ताल थी। स्वामीनाथन ने बताना शुरू किया और सोचा कि इसी से टोपी की समस्या का हल भी निकाला जा सकता है। फिर बोला, कितनी भीड़ थी और किसी ने मेरी टोपी भी उतार ली और उसे चिथड़े करके फेंक दिया। कल स्कूल जाने से पहले मुझे नई टोपी चाहिए। कौन था वो? पिताजी ने पूछा। मुझे पता नहीं, कोई गुंडा था। उसने ये क्यों किया? क्योंकि ये विदेशी थी। किसने कहा विदेशी थी? मैंने इसे खद्दर भंडार से 2 रुपए में खरीदा था। काली खद्दर से बनी थी। तुम्हें कैसे पता कि यह विदेशी थी? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने रोका तो वो मुझे मारने दौड़ा। तुम्हें उसे पटक देना चाहिए था। मैंने ये टोपी और तुम्हारे कोट का कपड़ा एक ही दिन खद्दर भंडार से खरीदा था। अगर कोई इसे खद्दर ना माने तो अंधा है वो। लोग कहते हैं कि ये लंकाशायर की बनी है। बकवास करते हैं। ऐसे लोगों से कहो कि अपने काम से काम रखें। अगर तुम दूसरों को ये कहने दोगे कि तुम्हारे कपड़े कहाँ के हैं तो तुम्हें नंगे घूमना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। तुम ये भी कह सकते हो कि हम एक पैसा भी विदेश नहीं जाने देते, हम अपना फर्ज जानते हैं। इसके अलावा तुम बच्चे राजनीति में घुसते ही क्यों हो? अपना ही काम क्यों नहीं करते? वैसे ही हमारे देश में बहुत सी समस्याएं हैं, तुम लोग उन्हें बढ़ाते क्यों हो? स्वामीनाथन बिस्तर पर लेटा देर तक सोचता रहा। जैसे जैसे घंटे बीतते गए और घरों की रोशनियां बुझाई जाने लगीं, उसका बदन दिन में लगी चोटों का हिसाब करने की मांग करने लगा। उसके बाजू और घुटने अलग अलग कहानी कह रहे थे। उसे याद आने लगा कि दिन भर में 3 या 4 बार वो जमीन पर गिरा था। पहली बार कहां? हां, जब राजम कार से उतरकर स्कूल में घुसा और स्वामीनाथन ने सोचा कि छिपकर इसे जरा परेशान करे, लेकिन हड़बड़ी में वो पत्थरों के ढेर पर गिर पड़ा और घुटने लहूलुहान कर लिए। फिर दोबारा जब पुलिस ने डंडे बरसाना शुरू किया तो वो भागा और एक दुकान के सामने जा गिरा, और तभी कोई शैतान उस पर पैर रखता निकल गया। उसने करवट बदली तो महसूस किया कि कूल्हों में दर्द हो रहा है। फिर पाया जैसे जांघों पर कोई भारी वजन रखा हुआ है। इसके बारे में सोचते हुए उसे सिर में दर्द की लकीर सी उठती हुई महसूस हुई। सिपाही ने लाठी काफी जोर से मारी थी और उसे बंदर भी कहा था। वो बंदर कैसे हुआ? बंदर वो नहीं, पुलिस वाले खुद बंदर लग रहे थे और उनका काम भी बंदरों वाला ही था। हेडमास्टर कक्षा में काफी गंभीर चेहरा लिए घुसे। उनकी नजर भी बड़ी खतरनाक थी। स्वामीनाथन ने सोचा इस वक्त वो यहां के बजाय कहीं और होता। हेडमास्टर ने कुछ मिनट कक्षा का जायजा लिया, फिर पूछा, तुम लोगों ने कल जो कुछ किया है उसके बाद आज यहां आकर बैठने में तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? फिर उन्होंने 1 दर्जन के करीब उन लड़कों की सूची पढ़ी जो कल क्लास में आए थे, और मानो इस तरह उनका सम्मान किया। फिर गैर हाजिर लड़कों के नाम एक एक कर पढ़े और उनसे कहा कि बेंच पर खड़े हो जाएं। उन्हें लगा कि यह सजा काफी नहीं है, इसलिए डेस्कों पर खड़े होने का हुक्म दिया। स्वामीनाथन भी इनमें था और उसे खड़े होकर ऊंचाई हासिल करने में शर्म आई। फिर उन्हें भाषण पिलाया गया। जब वो खत्म हुआ तब एक एक करके उनसे सफाई देने को कहा गया। एक ने कहा कि उसके सिर में दर्द था, इसलिए वो स्कूल नहीं आ सका। उससे कहा गया कि मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करे। दूसरे ने कहा कि जब वो स्कूल आ रहा था तब किसी ने उसे बताया कि आज स्कूल नहीं लगेगा, इसलिए वो वापस लौट गया। हेडमास्टर ने कहा कि अगर कोई किसी लोफर की बात सुनकर स्कूल नहीं आता तो उसे बेंत लगने चाहिए। उसने स्कूल आकर पता क्यों नहीं किया कि स्कूल लगेगा या नहीं? इसका जवाब नहीं आया। सजा सुनाई गई। 10 दिन की हाजिरी काटी जाएगी, 2 रुपए जुर्माना और दिन भर डेस्क पर खड़े रहने की सजा।
तीसरे ने भी कहा कि उसे सिर दर्द था। चौथे ने कहा कि पेट दर्द करने लगा था। पांचवें ने बताया कि जैसे ही वो स्कूल के लिए निकला उसकी दादी अचानक चल बसी। हेडमास्टर ने पूछा कि कल पिताजी से लिखवा कर लाएगा? नहीं, उसके पिता नहीं थे। फिर तुम्हारा गार्जियन कौन है? दादी। लेकिन दादी तो मर चुकी थी। नहीं, ये दूसरी दादी हैं। हेडमास्टर ने पूछा, किसी की कितनी दादियां हो सकती हैं? चुप। क्या वो किसी पड़ोसी से खत लिखवा कर ला सकता है? नहीं ला सकता। उसका कोई पड़ोसी पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि हम लोग एलामन स्ट्रीट के सबसे असाक्षर हिस्से में रहते हैं। अब हेडमास्टर ने पूछा कि क्या वो किसी टीचर को पड़ोसियों से यह जानने के लिए भेजे कि दादी की मौत की बात में कितनी सच्चाई है। अब एक ठहराव, मुंह पर पसीने की बूंदें और फिर यह जवाब कि पड़ोसियों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, क्योंकि दादी की मौत गांव में हुई है। इस पर हेडमास्टर ने उसे कई बेंत मारे, उसे सड़क का कुत्ता बताया और 15 दिन के लिए स्कूल से निकालने की सजा सुनाई। जब स्वामीनाथन की बारी आई, वो बिल्कुल बेबस नजर आ रहा था। तीसरी बेंच पर सामने राजम बैठा था और वो उससे नजरें बचा रहा था। वो सीधे ब्लैक बोर्ड पर देखे जा रहा था। सिर्फ उसके सिर का पीछे का हिस्सा और लाल लाल कान स्वामीनाथन को दिखाई दे रहे थे। असहनीय दृश्य था ये। स्वामीनाथन को डर था कि अगर वो सिर घुमा ले और उसकी तरफ देखने लगे तो वो डेस्क से जमीन पर गिर पड़ेगा। 3 बेंच आगे दिखने वाले लाल लाल कान उसकी आवाज निकलने नहीं दे रहे थे। काश कोई उसकी आंखों और राजम के लाल कानों के बीच में एक ब्लैक बोर्ड लाकर रख देता। उसे हेडमास्टर के सवाल सुनाई ही नहीं दे रहे थे। उनका बेंत जब उसके शरीर पर लगा तब उसे होश आया। तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? हेडमास्टर ने सख्ती से सवाल किया। स्वामीनाथन की पहली भावना यही हुई कि कहे कि वो कभी गैर हाजिर नहीं रहा, लेकिन हाजिरी रजिस्टर का वो क्या करता? मुझ पर पत्थर चलाए गए। मैंने तो आने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी टोपी उतार ली और उसे जला दिया। जब मैंने भागना चाहा तो कई तगड़े लोगों ने मुझे पकड़ लिया। जब कोई महान आदमी जेल जाता है, मुझे तुम्हें देखकर ताज्जुब होता है। अंग्रेजों के गुलाम, उन्होंने अंगूठे नहीं काटे। ढाका की मलमल, गुलामों के गुलाम। ये कुछ सफाइयां थी जो उसके मन में उलझे हुए ढंग से आ रही थी, लेकिन अच्छा यह हुआ कि इनमें से कोई भी बात उसकी जबान से बाहर नहीं निकली। वो भी यही कहना चाहता था कि उसका सिर दर्द करने लगा था, लेकिन क्या करता, ये बीमारी तो औरों ने भी बताई थी। हेडमास्टर ने चिल्लाकर कहा, अपनी जबान नहीं खोलोगे? ये कहकर उसने स्वामीनाथन के दाएं कंधे पर सड़ाक से छड़ी मारी। स्वामी आंखों में आंसू भरे चुप हेडमास्टर को देखता रहा, फिर बाएं हाथ से चोट लगी जगह को सहलाने लगा। हेडमास्टर चिल्लाया, तुम जवाब दिए बिना इस तरह मुझे घूरते रहोगे तो मैं तुम्हें जान से खत्म कर दूंगा। मैं नहीं आ सका। वो किसी तरह हकला कर बोला। ये बात है? हेडमास्टर ने पूछा, फिर मुड़कर एक लड़के से कहा, चपरासी को बुलाओ। स्वामीनाथन को डर लगा, क्या ये चपरासी से मुझे फिर पिटवाएगा? अगर ऐसा हुआ तो मैं सबको काट काट कर मार डालूंगा। चपरासी आया। हेडमास्टर ने उससे कहा, अब इस बदमाश के बारे में तुम जो भी जानते हो बताओ। चपरासी ने स्वामीनाथन को तीखी नजरों से देखा, खांसा और पूछा, क्या मैंने तुम्हें शीशे तोड़ते नहीं देखा? हेडमास्टर ने उत्साह से इसमें जोड़ा, मेरे दफ्तर की खिड़कियों के शीशे। अब बचने का कोई उपाय नहीं था। स्वामीनाथन बेवकूफों की तरह तब तक सामने ताकता रहा जब तक दूसरा बेंत उसकी पीठ पर आ नहीं पड़ा। हेडमास्टर ने फिर सवाल किया कि इस गुंडे को इस बारे में क्या कहना है। गुंडे को कुछ भी नहीं कहना था। यह सच्चाई थी कि उसने खिड़कियां तोड़ी थी। उन्होंने इसे देखा भी था। अब क्या कहा जा सकता था? उसने बिना सोचे ये काम किया था और इससे इनकार भी नहीं करना चाहता था। तीसरा बेंत उसकी पीठ पर पड़ा तो वो बोला, और मत मारिए सर, दर्द हो रहा है। ये जैसे हेडमास्टर के लिए निमंत्रण था और हेडमास्टर ने उसे 4 बेंत और लगाए। फिर बोले, डेस्क पर तब तक इडियट की तरह खड़े रहो जब तक मैं तुम्हें स्कूल से निकालने का ऑर्डर न दे दूं। स्वामीनाथन के शरीर का हर हिस्सा दर्द कर रहा था। अचानक उसमें एक अजीब सी हिम्मत पैदा हो गई जो विवशता की स्थितियों में होती है। उसने आंखों से निकलते आंसुओं को रोका, नीचे कूदा, अपनी किताबें उठाई और यह कहता हुआ बाहर निकल आया, मैं तुम्हारे गंदे स्कूल की परवाह नहीं करता। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे साहित्य अकादमी से पुरस्कृत मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण का लिखा उपन्यास स्वामी और उसके दोस्त का 12वां अध्याय, टूटे शीशे।